स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करा था और कुछ केसी और केबी के बीच में रिलेशन निकाला था, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ लिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में ही अब हमको आगे कंटिन्यू करना है। मतलब कि हम जब केसी और केपी के बारे में जान गए हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, तो हमको यहाँ पर क्या देखना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द equilibrium constant. So number one is mode of representation of reaction. रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हमको यहाँ पे पढ़ना है तो ध्यान से समझेंगे। मैं एक रिएक्शन लेता हूं, जैसे कि मेरे पास N2 गैस प्लस H2 गैस अंडर इक्विलिब्रियम gives 2NH3 गैस 3H2 गैस। ठीक है ना। तो ये आपका रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए मैं Kc का एक्सप्रेशन भी लिख लेता हूं। Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन बदलता हूं, मतलब कि इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं। 2NH3 गैस अंडर इक्विलिब्रियम N2 गैस प्लस 3H2 गैस, तो रिप्रेजेंटेशन बदल दिया है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं Kc डैश इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन बनेगा। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। भाई उसको मैं नीचे ले आया इनके, और आप जानते हो ये सब क्या है, ये Kc के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 अपॉन Kc हो गया या नहीं हो गया। तो Kc डैश जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया रिएक्शन का, वो क्या हो गया, पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। मतलब कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है। अगर ये 2 था तो उसका 1/2 हो जाएगा इस वाले रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बदला तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके तरफ। रिएक्शन को रिवर्स करा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इनवर्स हो गई, रेसिप्रोकल हो गई। इज इट क्लियर। चलिए सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की जो स्टोइचियोमेट्री है उस पर इफेक्ट करता है। स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री। रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है यहाँ पर, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर उनके कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम बात करते हैं। सेम रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पर दोबारा से, N2 गैस प्लस 3H2 गैस अंडर इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर हमने इसको नॉर्मली नॉर्मल रिएक्शन हमारी, ठीक है ना, इसके अंदर सब कोफिशिएंट बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन। इसके लिए मैं Kc का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2N2 गैस, मैं इसका स्टोइचियोमेट्री बदल देता हूँ ना, प्लस 6H2 गैस अंडर इक्विलिब्रियम 4NH3 गैस। ठीक है। तो यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा Kc डैश इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय N2 की पावर 2 H2 की पावर 6। ठीक है ना। तो बेसिकली NH3 की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2, N2 की पावर 1, H2 की पावर 3। इसको मैं ऐसे करके होल 2 कर सकता हूं, चेक करो। 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई उसकी पावर 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो उसकी पावर 6 हो जाएगा, वापस ये बन जाएगा।
टू की पावर मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर जो पार्ट है ये सारा वही है, ये वाला इक्वेशन है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अंदर, और होल टू। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया नए रिएक्शन का, तो क्या होगा, पुरानी वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर टू होगी। जिस कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई करा, जिस नंबर से हमने रिएक्शन को मल्टीप्लाई करा, वही पावर में आ गया। आगे देखो, एक और देख लेते हैं। मैं इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस अंडर इक्विलिब्रियम NH3 गैस, ये बन गया। अब ये बनेगा इस तरह से। अब मैं इसके नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, Kc डबल डैश इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर हाफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3/2। अब क्या होगा यहां पर, बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1, सॉरी N2 की पावर, ठीक है 1, और H2 की पावर 3 का होल हाफ। ये हो गया। हाफ मैंने पावर ले ली, मतलब कॉमन ले लिया हाफ में से। आप देखो, हाफ को मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, हाफ को यहाँ मल्टीप्लाई करो N2 की पावर हाफ हो जाएगी, हाफ को यहाँ मल्टीप्लाई करो 3/2 हो जाएगा, सेम हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Kc की पावर हाफ, बनेगा नहीं बनेगा। तो मतलब कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया Kc डबल डैश, वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी पावर हाफ होगी। तो जो जिस कोएफिशिएंट से हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा उसकी वैल्यू जो होगी पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो पावर में चला जाएगा, जो नंबर हमने उससे इस रिएक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो उसकी पावर में चला जाएगा, पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोबारा बोल रहा हूं, नए वाले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुरानी वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे इक्वल होगा। यहां पर पुराना वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी पावर वो नंबर चला जाएगा, जो नंबर जिस नंबर से हमने रिएक्शन को मल्टीप्लाई करा, हाफ से मल्टीप्लाई करा तो उसकी पावर हाफ हो जाएगा, तब जाके इसके इक्वल होगा। 2 से मल्टीप्लाई करा तो उसकी पावर 2 हो जाएगा, तब जाके उसके इक्वल होगा। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री के ऊपर, तो इन जनरल हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन जनरल क्या कहेंगे, केसी जो है वो किसके इक्वल होगा, केसी डैश केसी की पावर एन, केसी की पावर एन के इक्वल होगा। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट फैक्टर में चलते हैं, थर्ड, दैट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे कर सकता है, यहां पे हमारे पास एक वेंट हॉफ इक्वेशन होती है, वेंट हॉफ इक्वेशन। वेंट हॉफ इक्वेशन को क्या है, बेसिकली log K2 अपॉन K1। K2 K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K2 और K1 कौन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, डेल H अपॉन बेसिकली 2.303, हाँ 2.303 आर T1 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हमारा वेंट हॉफ इक्वेशन है। log K2 अपॉन K1 डेल H अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये इक्वेशन है, इसको वेंट हॉफ इक्वेशन कहते हैं। इसके हेल्प से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलो सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर डेल H कितना हो गया, 0, इफ डेल H इज इक्वल टू 0, मतलब कि ना तो यहाँ पर प्रोसेस नीदर एंडोथर्मिक है नॉर एक्सोथर्मिक, मतलब ना तो यहाँ पर हीट निकल रही है और ना ही हीट आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो देखो जब ये H डेल H 0 हो जाएगा तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते रहो, यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सपोज टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो T2 यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा होगा। हमेशा हम यहाँ पर अभी बात जो कर रहे हैं वहां पर T1 T2 से छोटा होगा, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। समझ आ गया नहीं, T2 हमेशा बड़ा होगा T1 से। चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, T1 T2 T2 T1 से बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन डेल H तो 0 हो गया। तो जब डेल H 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज log
K2 इक्वल्स टू log K1 हो जाएगा, और यहां पर दिस इंप्लाइज K2 इक्वल्स टू K1 आ जाएगा। तो मतलब कि अगर आपका प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है, वहां पर डेल एच जीरो हो गया, तो उस केस में वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not change with change in temperature या विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं या चेंज करते हैं, इंक्रीज कर लो चाहे डिक्रीज कर लो, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, मैं चेंज लिख देता हूँ इन जनरल फॉर्म, चेंज इन टेम्परेचर। समझ आ गई? अगर इफ डेल एच इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए, तो एक पार्ट तो ये हो गया, बी पार्ट में चलते हैं। अगर इफ डेल एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो हुआ, मतलब कि पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मतलब दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, तो क्या होगा वहां पर, ये इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। यहां पर देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, T2 तो बड़ा होगा T1 से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। तो इसका मतलब log K2 अपॉन K1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। सिंपल सा लॉजिक है भाई, जब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि T2 बड़ा है T1 से। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। आप चेक करके देख लो, एलसीएम लो, तो ये तो बनेगा। तो T2 जब बड़ा है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो log K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, log K2 जो है वो बड़ा होगा log K1 से, तो दिस इंप्लाइज K2 जो है वो बड़ा होना है K1 से। समझ आ गई? तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, पहले K1 था, बाद में K2 हुआ, K2 बड़ा है K1 से। तो बेसिकली if del H is greater than zero, then equilibrium constant increases with increase in temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, सी पार्ट। अगर डेल एच कैसा हुआ, लेस देन जीरो, मतलब कि नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो वहां पर log K2 अपॉन K1 जो है वो क्या होगा, लेस देन जीरो रहेगा। कैसे? देखो ना, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन डेल एच नेगेटिव हो जाएगा। डेल एच नेगेटिव तो पूरी वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर लेस देन जीरो ही आना होगा। तो दिस इंप्लाइज log K2 is less than log K1, तो दिस इंप्लाइज K2 की वैल्यू लेस होगी K1 से। ये कब होगा, इफ डेल एच जो है वो कैसा होगा, लेस देन जीरो, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट decreases with increase in temperature। ठीक है ना? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा। आप देखो ना, K2 जो है वो छोटा है K1 से। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीन फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब कौन से ऐसे फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते, ये आपसे आप अपने पास नोट डाउन कर लो। ठीक है ना? जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? प्रेशर में कुछ भी चेंज करते रहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वॉल्यूम पे चेंज करते रहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ गई? कैटलिस्ट डालते रहो रिएक्शन के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लास्ट फैक्टर जो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। समझ रहे हो? इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वैसी ही वैसी है। प्रेशर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज करें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एज इट इज रहेगा। ये फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए आप इसको देखिए, फिर आगे हम यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक।
तो बच्चों अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज सीखना चाहते हैं, वो क्या है बेसिकली, वो ये है कि अगर रिएक्शन, इफ रिएक्शन टेक प्लेस, इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए अंडर इक्विलिब्रियम डी, ए से डी बनता है, मतलब ए जो है वो डी में कन्वर्ट होता है और उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, लेकिन ये जो है ना डायरेक्ट डी में नहीं जाता। क्या होता है वहां पर, पहले ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होगा, उसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K1, ठीक है ना। अब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ लिख लेता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको ऐसे तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर बी और सी के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा K2, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 आएगा। सेकंड स्टेप हो गए, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, तो यहाँ पर इसका K2 क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C। अगर रिएक्शन, अब आगे क्या होगा, C से D में जाएगा, इसके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 आ रहेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C, ये बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को A से D के बीच में बनानी है, मेरे को क्या करना है, A से और D के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं इसको K मान लेता हूँ। क्या होगा, K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, ये बनेगा। तो बेसिकली मैं इस रिएक्शन में क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल पा रहा। मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को ये दिया हुआ है कि इस रिएक्शन में जो कंप्लीट होने के लिए जो स्टेप्स आ रहे हैं, मेरे को उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी। बात समझ आ गई, मतलब मेरे को इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा, इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा, इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा, मेरे को इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। समझ आ गई या नहीं आ गई, मैं ए और डी के बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहता हूं, लेकिन मेरे को एक इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे होंगे, तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालूंगा। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं, K1 इंटू K2 इंटू K3, क्या बनेगा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन C, ये बनेगा। कंसंट्रेशन C कैंसिल, कंसंट्रेशन B कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, और जो कि किसके इक्वल है, K के। तो इसका मतलब K1 इंटू K2 इंटू K3, ये किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। समझ आ रही है। तो बेसिकली अगर हम इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप प्रोडक्ट करें, तो आपको ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर ये 4 स्टेप में होती तो चारों को मल्टीप्लाई कर लेते, 5 स्टेप में होते तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेते, 6 स्टेप में हो तो 6 को मल्टीप्लाई कर लेते। समझ आ गई या नहीं आ गई। हर स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, वो आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा रिएक्शन। इज इट क्लियर। चलिए अब यहां पर कुछ एप्लीकेशन करनी है हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ एप्लीकेशन है, उसको समझ लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हमको कुछ चीजें समझनी है। हमको क्या समझनी है, हमको यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितना रिएक्शन हो गई, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी हेल्प से हमको पता करना है कि हमारी रिएक्शन कितनी हुई है। इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से। सपोज आपने कोई एक रिएक्शन कराई, उसके अंदर आपने रिएक्टेंट लिए 100, बहुत ध्यान, या 1000 रिएक्टेंट लिए, 1000 रिएक्टेंट को आपने जैसे डाला,
वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि 10 रिएक्टेंट रिएक्ट करें और एकदम से इक्विलिब्रियम आ जाए, 1000 में से 10 रिएक्टेंट रिएक्ट करें, प्रोडक्ट बनाए और एकदम से इक्विलिब्रियम बन जाए। तो क्या हुआ, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, मतलब कि वहां पर रिएक्टेंट थोड़े से रिएक्ट करे, जैसे ही डाला हमने थोड़े से रिएक्टेंट रिएक्ट करे एकदम से इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब रिएक्शन लगभग हुई नहीं, मतलब मुश्किल से थोड़े से ही रिएक्टेंट रिएक्ट करे, हार्डली प्रोसीड हुई, हार्डली मुश्किल से ही थोड़ी सी रिएक्शन हुई, समझ रहे, और एकदम से इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम आएगी, इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों बहुत कम आने वाली है, समझ रहे हो मेरी बात। और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने 1000 रिएक्टेंट लिए, 1000 में से 800 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, फिर इक्विलिब्रियम आया, 800 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, फिर इक्विलिब्रियम आया, तो क्या हुआ, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन में थी, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन में थी, बस 200 तो रिएक्टेंट बचे थे 1000 में से, वो खत्म होने वाली थी, वहां पर प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहे थे। पहले वाले कंडीशन में रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहे थे, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा था, प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम था, यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट 1000 लिए, 1000 में से 550 रिएक्टेंट रिएक्ट कर गए और 450 रिएक्टेंट रह गए, 550 रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लिया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इनफ अमाउंट में है, दोनों की यहां पर सिग्निफिकेंस है, दोनों यहां पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। तो यहां पर तीन कंडीशन क्रिएट होती है, या तो रिएक्शन हल्की सी चली एकदम से इक्विलिब्रियम आ गया, या तो रिएक्शन बहुत ज्यादा चली फिर एकदम से फिर इक्विलिब्रियम आया जब खत्म होने के कगार पे थी, या फिर अच्छा खासा दोनों का अमाउंट मिलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा भी नहीं चली बहुत कम भी नहीं चली, मीडियम चली और वहां पर इक्विलिब्रियम फिर आया। तो ये तीन कंडीशन क्रिएट होती है। तो एक्सटेंट कितना हमारा रिएक्शन वहां पर हुआ वो किसकी हेल्प से पता करेंगे, केसी की वैल्यू की हेल्प से। समझ आ गई, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है यहां पर, इफ केसी की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 आ जाए, केसी की वैल्यू लेस देन -3 आ जाए तो क्या होगा, यहां पर कौन डोमिनेट करेगा, रिएक्टेंट डोमिनेट, यहां पर कौन डोमिनेट करेगा, रिएक्टेंट डोमिनेट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, that is reaction is hardly proceed। कैसे पता लगेगा कि कब रिएक्शन हार्डली प्रोसीड हुई है, अगर आपकी केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम आती है तो आप ये समझ लेना कि वहां पर रिएक्टेंट बहुत कम रिएक्ट करे हैं, रिएक्शन बहुत मुश्किल से हुई है, एक आधा रिएक्टेंट मतलब एक आधा % ही रिएक्टेंट रिएक्ट करे हैं और प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, बाकी एज इट इज पड़े, हार्डली प्रोसीड हुई है और इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन, अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 की पावर 3 से, केसी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 की पावर 3 से, देन वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट डोमिनेट, प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे एट इक्विलिब्रियम, दैट इज रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, वहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, लगभग कंप्लीट हो जाएगी, गोज ऑलमोस्ट कंप्लीट, गोज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है ना। द प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा इक्विलिब्रियम में और रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब कि रिएक्शन वहां पर लगभग खत्म होने वाली होगी, मतलब कि मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से तो बड़ी होगी, 10 की पावर 3 से तो बड़ी होगी और केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से छोटी होगी, मतलब कि अगर 10 की पावर -3 से तो बड़ी है लेकिन 10 की पावर 10 की पावर 3 से छोटी है, इसके बीच में आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलेंगे, मतलब कि वहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा भी नहीं हुई और बहुत कम भी नहीं हुई, दैट इज वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है या इसको ऐसे लिखो, मतलब तो यही होगा ना, मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम में जो है
इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वहां पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में दोनों मिल रहे हैं, तो वहां पर रिएक्शन ठीक ठाक हुई है, ठीक है ना, ना तो बहुत ज्यादा हुई है ना ही बहुत कम हुई है। समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये कब आएगा, जब केसी की वैल्यू 10 के पावर -3 से बड़ी होगी और 10 के पावर 3 से छोटी होगी, इसके बीच में अगर लाई करती है तो ये वाली कंडीशन आएगी। इज इट क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी हुई है। हमको कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए दे दे रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, हम केसी की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, और वहां पर केसी की वैल्यू निकाल ली। अब हम हमसे कोई पूछने लगे कि वहां पर बताओ कि क्या हुआ उस रिएक्शन में, कि प्रोडक्ट कितना बना है, रिएक्टेंट कितना बना है, मतलब कि वहां पर रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, और ये पूछ सकते हैं कि कितनी रिएक्शन हुई है, वहां पर रिएक्शन कितनी हुई है, तो हमको केसी की वैल्यू से पता करना पड़ेगा वो। समझ रहे मेरी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड, हमको क्या प्रिडिक्ट करना है, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है। मतलब आपके पास एक रिएक्टेंट है, अंडर इक्विलिब्रियम उसने प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम बना लिया, तो उसका आप केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे केसी इक्वल्स टू केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये तो लिखोगे, है ना। लेकिन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया एट एनी स्टेज, वहां पर क्या निकालोगे आप, क्यूसी, वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, क्यूसी। समझ आ गई? मतलब कि आपने वहां पर रिएक्टेंट डाले और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं आया, और आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया, तो वहां पर केसी नहीं आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम तो आया नहीं, वहां पर निकलेगा क्यूसी। अब यहां पर क्यूसी की वैल्यू की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि रिएक्शन किधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये एक नंबर लाइन है, सपोज इस पॉइंट पर, यहां पर ये होता है ओरिजिन, समझ लो, ये इसको हम ओरिजिन मान के चलते हैं, इस ओरिजिन को मैं मान के चलता हूं इक्विलिब्रियम, इसको मैं यहां पे मान के चलता हूं इक्विलिब्रियम आएगा यहां पर, और यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो केसी आएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो केसी आएगी। इस पॉइंट पर अगर हमारी रिएक्शन आ जाती है तो समझ लो वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और वहां पर अगर हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे तो वहां पर केसी की वैल्यू आएगी। सिंपल सा एक लॉजिक है। अब मैं इधर की बात करता हूं, इधर भी क्यू से निकलेगा और इधर भी क्यू से निकलेगा, मतलब कि मैंने यहां इधर से स्टार्ट करी रिएक्शन, इधर से रिएक्टेंट डाले और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, तो रिएक्टेंट अभी ज्यादा अमाउंट में होगा ना, जब रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होगा तो इस रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होगा तो क्यूसी की वैल्यू कमी तो होगी केसी से। जब रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम अभी आया ही नहीं, प्रोडक्ट कम है, तो इक्विलिब्रियम तो आया नहीं, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट कम है तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट लिया और वहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल होना स्टार्ट होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं आया, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो वहां पर अगर हम क्यूसी की वैल्यू निकालते हैं तो केसी से कम ही आएगी। समझ आ गई? क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आएगी। और अगर मैंने क्या करा, रिएक्शन कराई, रिएक्टेंट के बीच में प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, ध्यान से सुनना, ये वाली बात आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई कि अगर मैंने रिएक्टेंट डाले, रिएक्टेंट डालने के बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, अब मैंने एकदम से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया, इक्विलिब्रियम आया नहीं, तो वहां पर क्या होगा, क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी आएगी, तो वहां पर क्यूसी की वैल्यू छोटी होगी केसी से। तो इससे क्या पता लगता है, रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। अभी रिएक्शन अभी आगे चलेगी, इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है। आई बात समझ? चलिए, और अगर इक्विलिब्रियम पर आ गई रिएक्शन सपोज, तो वहां पर क्या होगा, क्यूसी इक्वल्स टू केसी हो जाएगा, मतलब कि वहां पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल आ जाती है तो वहां पर समझ लो इक्विलिब्रियम हो गया। आई बात समझ? अब क्या हुआ, मैंने जबरदस्ती रिएक्शन, और मतलब कि रिएक्टेंट हमारे पास थे, ठीक है ना, और प्रोडक्ट थे, उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, वहां पर रिएक्शन ऐसा लग रहा है रुक गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ऐसा लगता है अपीयर्स टू बी स्टैटिक, लेकिन वो स्टैटिक नहीं होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। मैंने किसी तरीके से, किसी एक प्रोसीजर से मैंने क्या करा, इक्विलिब्रियम आ चुका था, मैंने रिएक्शन को और आगे कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। अब क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था, मैंने लेकिन क्या करा,
जितने रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट थे उनको भी मैंने रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, उनको मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। जितने मेरे पास इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट थे मैंने उनको भी रिएक्ट कराने की कोशिश करी, तो इक्विलिब्रियम से आगे चली जाएगी हमारी रिएक्शन। और वहां पर मैं अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करूंगा तो वहां पर क्यूसी की वैल्यू यहां आएगी, मतलब कि केसी से आगे चली जाएगी। क्यूसी की वैल्यू जो है वहां पर बड़ी हो जाएगी केसी से। तो अब उसको इक्विलिब्रियम पे आने के लिए रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती रिएक्टेंट को रिएक्ट करके आगे ले गया, रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के मैंने जबरदस्ती प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वो आगे चला गया। अब उसको वापस से इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टूटेंगे और वापस से रिएक्टेंट बनाएंगे, मतलब कि रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी आ जाती है तो वहां पर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। अब बच्चा कह रहा है कि सर हमें कैसे पता लगेगा। देखो क्या होगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें कैसे इसको अप्लाई करना है। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से बड़ी हुई तो इसका मतलब रिएक्शन अभी आगे चलेगी, अभी रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आया। क्यूसी केसी के इक्वल हो गया तो समझ लो इक्विलिब्रियम आ गया। और अगर क्यूसी केसी से बड़ा हो गया तो इसका मतलब हमने जबरदस्ती इक्विलिब्रियम पे तो आ गया था, जबरदस्ती और आगे भेज दिया हमने उसको, अब उसको वापस पीछे आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्यूसी अगर केसी से बड़ा हो गया रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। आप इसको यहां पे ऐसे याद कर सकते हो, ये ठीक है ना, ये केसी, ये कंडीशन है। क्यूसी अगर बड़ा हुआ केसी से रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, क्यूसी अगर छोटा हुआ केसी से रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से देखते हैं, आप इसको देखिए, फिर हम यहाँ पर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यूसी केसी के बीच में मतलब की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन, एक मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ H2N2 एंड NH3, मतलब कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों चीजें होंगी वहां पर। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, तो N2 गैस प्लस H2 गैस फ्री अंडर इक्विलिब्रियम NH3 गैस, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, है ना। चलिए, अब ये रिएक्शन मिक्सचर है और यहां पर विद मोलर कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है। कंसंट्रेशन ऑफ H2 हमको दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन ऑफ N2O दे रखी है, कितनी है 1.0 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 वो हमको दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशंस आपको दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, इस तरीके से हमको ये कंसंट्रेशन दे रखी है। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं was represented at 500 Kelvin at this temperature the value of Kc for the reaction is 61। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हमको दे रखी है, वो कितनी है 61। अब वो आगे क्या कहते हैं, कैलकुलेट Qc and predict whether this state the concentration of NH3 will increase or decrease। मतलब Qc की वैल्यू कैलकुलेट करो और बताओ हमको कि कंसंट्रेशन जो है NH3 की इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। देखो, अगर रिएक्शन आगे की तरफ चलेगी तो NH3 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अगर रिएक्शन पीछे की तरफ चलेगी तो NH3 कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। हमको प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, इनडायरेक्टली ये तो प्रेडिक्ट करना है। अगर रिएक्शन पीछे की जाएगी तो NH3 की वैल्यू कम, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ये टूटेंगे और ये प्रोडक्ट बनेंगे। और रिएक्शन अगर आगे की तरफ चलेगी मतलब कि N2H2 रिएक्ट करके और NH3 बनाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हमारा मेन फोकस है क्यूसी निकालना, क्यूसी और केसी के बीच में कंपेयर करना। तो चलिए क्यूसी लिखेंगे, निकालना तो उसी तरीके से जैसे केसी निकालते हैं, पावर 2 N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3, वैल्यूज पुट कर दो, कितनी आएगी यहाँ पर NH3 2.0 इंटू 10⁻³ की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी N2 की है 1.0 इंटू 10⁻⁻1 इंटू
3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 की पावर 3। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 लिख लेता हूं क्योंकि पावर 2 है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिख लिया, इंटू 10 की पावर, वैसे तो अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा 9 माइनस का 10 की पावर माइनस 9, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10 की पावर माइनस 6, मल्टीप्लाई कर लो 2 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये बन गया 4 और ये क्या बन जाएगा 3 3 9, 9 3 27 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस 9 हो जाएगा, तो कितना बनेगा 4 को 27 से डिवाइड करेंगे अगर हम, सॉल्व करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0.1481 इंटू 10 की पावर 4, तो इसको करें अगर हम तो क्या बनेगा 1481, यहाँ पे आगे वैसे 5 आएगा 1.5 ऐसे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो क्यूसी की वैल्यू आई और केसी की वैल्यू 61 है, तो आप क्या कहेंगे सिंस क्यूसी जो है वो बड़ा हो गया केसी से, क्यूसी ज्यादा है केसी से, इसका मतलब रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा। सो द रिएक्शन विल शिफ्ट, द रिएक्शन या इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पर तो इक्विलिब्रियम की बात करें ना, या रिएक्शन विल शिफ्ट, रिएक्शन लिख लेते हैं चलो, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। So therefore the concentration of NH3 will decrease, NH3 concentration decrease होगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप इसको देखिए, ठीक है ना। फिर आगे हम कल और कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे नया टॉपिक करेंगे। अब आगे न्यूमेरिकल बढ़ेंगे बच्चों, मैं इसलिए आपको एक छोटी छोटी चीजें सारी करा रहा हूँ, आराम आराम से करा रहा हूँ, कारण कि इनको समझना बहुत जरूरी है। पीछे की चीजें समझ नहीं आएंगे ना, यहाँ पर मैं आगे भगाते हुए ले जाऊंगा तो पीछे समझ मतलब आगे का समझ नहीं आएगा। तो चीजों को समझते जाओ, हर चीज को क्लियर रखो माइंड के अंदर, तो जाकर ये इक्विलिब्रियम आसान लगता है। अदरवाइज इससे ज्यादा मुश्किल चैप्टर बच्चों को कोई नहीं लगता, क्वेश्चन नहीं होते बच्चों से। हर जो टॉपिक करा रहा हूँ क्वेश्चन साथ में करा रहा हूँ, इसलिए ही। इज इट क्लियर? सो आज के लिए इतना करते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू।